AF51 हिंदी। लियोनेल ने राहत की सांस ली। एक बार फिर आईना के ठीक होने की गति तेज हो गई। पूल में बैठे बैठे लियोनेल ने उसे अपनी छाती से टिका लिया। जल्द ही उसकी सांसें रुक गईं और वह शांत हो गई। उसका सिर लियोनेल से सट गया, उसके खुले होठों से खर्राटों की हल्की आवाज आ रही थी। लियोनेल मुस्कुराया। उसे यह एहसास बहुत अच्छा लगा। जिस तरह वह उसकी छोटी सी काया को अपनी बाहों में भरकर उसकी रक्षा कर सकता था, उससे उसे सुकून मिलता था। लियोनेल हल्के से हंसा, जैसा कि आईना से उम्मीद की जा रही थी। लियोनेल के हिसाब से उसने नाजुक महिलाओं के अंडरवियर पहनने की बजाय असल में पुरुषों के बॉक्सर पहने थे। उसका तर्क शायद ये था कि कम से कम लड़ाई के लिए तो यह ज्यादा आरामदायक था। बेशक लियोनेल इतना कमजोर था कि आंखों से देख नहीं सकता था। उसे बस अपनी जांघों पर कपड़े के स्पर्श से ही पता चल जाता था। यदि मोड्रेड वहां होती तो वह निश्चित रूप से अपनी आंखें घुमा लेती। लियोनेल ने आईना के कानों पर मौन धारण कर लिया और एक बार फिर शब्दकोश निकाला। उसकी अभिव्यक्ति अधिक गंभीर हो गई। 1 स्टार मोनो लेयरकस क्या है और इसकी तुलना 4 स्टार टेट्रा लेयरकस से कैसे की जाती है? गुनगुनाहट। एक सितारा मोनो लेयर अभिशाप एक ऐसा अभिशाप है जिसकी जटिलता केवल एक परत होती है। यह जरूरी नहीं कि 4 सितारा टेट्रा लेयर अभिशाप से कम या ज्यादा जटिल हो, हालांकि इसका इलाज बहुत आसान है। लियोनेल ने भौहें चढ़ाईं। जरूरी नहीं कि ज्यादा या कम जटिल हो, इसका क्या मतलब था? फिर विभाजन का क्या मतलब था? एक सितारा एकल परत अभिशाप केवल तृतीय आयामी अस्तित्व में ही जड़ जमा सकता है, हालांकि 4 सितारा चतुर परत अभिशाप छठे आयामी अस्तित्व के विरुद्ध भी प्रभावी होता है। लियोनेल की भौहें गहरी हो गईं। आईना इतने शक्तिशाली अभिशाप से जूझ रही थी। आपका क्या मतलब था कि आईना का श्राप लगभग 4 सितारा टेट्रा लेयर श्राप जितना ही प्रभावी था? गुनगुनाहट। किसी श्राप की प्रभावशीलता 2 कारकों पर आधारित होती है, उसकी जटिलता और उसके एकीकरण का स्तर। आईना का श्राप सरल जटिलता वाला है, लेकिन उसकी विकास दर उत्कृष्ट है। इससे समय के साथ उसकी शक्ति और अधिक बढ़ जाती है। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। शब्दकोश जितना ज्यादा बोलता गया, लियोनेल को उतना ही ज्यादा लगने लगा कि वह उसे वो जवाब नहीं दे रहा जो वह चाहता था। इसमें थोड़ा वक्त लगा, लेकिन आखिरकार लियोनेल को समझ आ गया कि उसे क्या जानना है। किसी श्राप की वृद्धि दर उसकी एकीकरण क्षमता को दर्शाती थी। समय के साथ कुछ श्राप कमजोर पड़ गए, लेकिन कुछ और भी प्रबल हो गए। आईना का श्राप, 9 खंडों वाला रक्त लीच श्राप, एक साधारण श्राप था, लेकिन उसकी वृद्धि दर भयावह थी। हालांकि वयस्कों के प्रति यह अभिशाप कमजोर है, लेकिन अगर इसे किसी शिशु में प्रत्यारोपित किया जाए तो ये गहराई तक जड़ें जमा लेगा। इसका परिणाम ये होगा कि शिशु के वयस्क होने पर इसका प्रभाव 4 सितारा चतुर्भुज अभिशाप से कमजोर नहीं होगा। यह इससे भी आगे बढ़ सकता है। तकनीकी रूप से अगर यह एक ऐसा अभिशाप होता जिसकी विकास दर धीमी होती, तो चौथे आयाम में प्रवेश करना ही इसे दूर करने के लिए पर्याप्त होता। लेकिन अब अगर आईना बिना किसी बाहरी मदद के इस अभिशाप को तोड़ना चाहती, तो उसे छठे आयाम में प्रवेश करना पड़ता। लेकिन तब तक तो श्राप और भी ज्यादा शक्तिशाली हो चुका होगा। कौन जाने उस समय तक 7वें आयाम में प्रवेश करना भी मददगार होगा या नहीं। और लियोनेल की समझ के अनुसार आयामी छंद में सबसे बड़ी ज्ञात शक्तियां केवल 7वें आयाम की थीं, जिनमें मोरालेस परिवार भी शामिल था। इसलिए अगर अभिशाप और भी शक्तिशाली हो गया तो आईना के लिए उसे अकेले दूर करने के बारे में सोचना भी लगभग असंभव हो जाएगा। क्या शुद्धिकरण जल इस अभिशाप को दूर कर सकता है? गुनगुनाहट। हाँ। कौन सा स्तर? गुनगुनाहट। 5वें आयामी सफाई जल या छठे आयामी सफाई जल की एक बूंद के साथ विस्तारित उपचार। क्या खंडित घन 5वें और छठे आयाम के सफाई जल का उत्पादन करेगा? गुनगुनाहट। हाँ, क्रमशः तीसरे और चौथे चरण तक पहुंचने पर। लियोनेल ने ये शब्द सुनकर राहत की सांस ली। ये बिल्कुल सही था, इसका मतलब बस इतना था कि उसे खंडित घन को उसी तरह उन्नत करने का कोई रास्ता ढूंढना था जैसे उसने उसे दूसरे चरण तक पहुंचने में मदद की थी। हालांकि लियोनेल के मन में यह विचार आते ही वह स्तब्ध रह गया। खंडित घन को दूसरे चरण में उन्नत करने के लिए उसे एक असंभव रूप से दुर्लभ बल विस्फोट से बल अवशोषित करने देना आवश्यक था। अगर वह इसे फिर से उन्नत करना चाहता था तो क्या उसे 5वें आयाम का बल विस्फोट नहीं ढूंढना पड़ता? और फिर छठे आयाम का? लियोनेल सिहर उठा। अगर उसने अपना मेटल सिनर्जी वंश तत्व जागृत न किया होता तो वह बल विस्फोट उसे मार डालता। उसे 5वें आयाम के बल विस्फोट से बचने का कोई भरोसा नहीं था, छठे आयाम के बल विस्फोट की तो बात ही छोड़ दीजिए।
और इसमें ऐसे बल विस्फोटों को खोजने की समस्या का जिक्र तक नहीं था। उसे न सिर्फ ऐसी दुनियाओं की यात्रा करनी थी, बल्कि ऐसी दुर्लभ घटना को भी खोजना था। जब लियोनेल को लगा कि अब ये बात उसे अवाक कर देगी, तो अचानक उसे एक और समस्या का ख्याल आया, जिससे उसका दिल घबरा गया। फिलहाल आईना का श्राप 4 सितारा चतुर्भुज श्राप के प्रभाव के करीब पहुंच रहा था, लेकिन अभी तक पूरी तरह से वैसा नहीं हुआ था। इस तरह 5वें आयाम का शुद्धिकरण जल अभी भी काम कर सकता था, लेकिन कब तक? 5वें आयामी सफाई जल कितने समय तक इलाज के रूप में प्रभावी रहेगा? गुनगुनाहट सीड को जवाब देते हुए 639 19 घंटे 39 मिनट 8 सेकंड। लियोनेल ने ठंडी सांस ली। 639 दिन, ये 2 साल से भी कम था। लियोनेल का जबड़ा भींच गया, उसकी मुट्ठियां कस गईं। शब्दकोश में कहा गया था कि अगर वह 5वें आयाम के शुद्धिकरण जल का इस्तेमाल करता, तो दीर्घकालिक उपचार भी जरूरी होता, उसके पास उससे भी कम समय होता। ठीक है, चलो 500 दिनों की सीमा तय करते हैं। 500 दिनों के भीतर मुझे 5वें आयाम में प्रवेश करना होगा और खंडित घन को उन्नत करने के लिए स्रोत ढूंढने की स्थिति में होना होगा। लियोनेल अपने ख्यालों में इतना खोया हुआ था कि उसे पता ही नहीं चला कि आईना जाग चुकी थी। हालांकि उसने देखा कि वह आधी नंगी थी और लियोनेल की बाहों में थी, लेकिन उसकी प्रतिक्रिया वैसी नहीं थी जैसी किसी ने सोची होगी। लियोनेल को भी उम्मीद थी कि वह उछलकर भाग जाएगी, लेकिन अपने सामने लाइट कर्टेन को देखकर आईना खुद को मीठी मुस्कान दिए बिना नहीं रह सकी। अब तक उसके घाव के निशान फीके पड़ चुके थे और चाकू के घाव जैसे दिखने लगे थे। दरअसल वह पहले से कहीं ज्यादा मजबूत लग रही थी, शायद उस खून की वजह से जो उसने पिया था। और अब उसे बस गर्माहट महसूस हो रही थी। वह खुद को थोड़ा समायोजित करने से खुद को नहीं रोक सकी, उसकी पीठ लियोनेल पर अधिक दबाव डाल रही थी। लियोनेल ने पलकें झपकाईं। ओह! लियोनेल उठने के लिए आगे बढ़ा। चूंकि आईना जाग चुकी थी, इसलिए अब उसके डूबने का खतरा नहीं था, इसलिए उसे यहां रुकने की जरूरत नहीं थी। माफ करना, चूंकि तुम ठीक हो इसलिए मैं। जब लियोनेल जाने वाला था, तो उसने अचानक महसूस किया कि आईना की पतली उंगलियां उसकी बाह को पकड़ रही हैं और उसे कस रही हैं। आईना ने लियोनेल को महीनों से नहीं देखा था। उसे यह जानने के लिए पीछे मुड़कर देखने की भी जरूरत नहीं पड़ी कि वह कौन था। उसकी जरूरत के समय वह एक बार फिर उसके साथ था। लियोनेल की आंखें थोड़ी चौड़ी हो गईं, लेकिन कम से कम वह इतना जिद करने को तैयार नहीं था। वह आज्ञाकारी होकर वापस बैठ गया और आईना को अपनी गोद में आराम करने दिया। ओह ठीक है, लियोनेल ने उंगली चटकाई, जिससे आईना के कानों के चारों ओर की खामोशी की कला गायब हो गई। दोनों काफी देर तक खामोश बैठे रहे। आईना ने लियोनेल की बांह पर से अपनी पकड़ जरा भी नहीं छोड़ी, बल्कि उसने किसी तरह उसकी दूसरी बांह पकड़ ली और उसे अपने चारों ओर लपेट लिया, मानो कोई बिगड़ैल बच्ची हो। लियोनेल मुस्कुराए बिना नहीं रह सका, उसका दिल असाधारण रूप से हल्का महसूस कर रहा था। तुमने बदबू फैलाया। आईना की मधुर आवाज सुनकर लियोनेल कुछ देर के लिए स्तब्ध रह गया, फिर उसकी हंसी फूट पड़ी। ऐसा क्यों लग रहा था कि यह लड़की उससे यही कहना पसंद करती थी। हालांकि वह पूरी तरह गलत नहीं थी। उसने कई महीनों से स्नान नहीं किया था। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 मुझसे भी बदबू आती है। लियोनेल हंसी से लोटपोट हो गया। बिना देखे भी वह आईना की भौहें चढ़ी हुई देख सकता था। हंसना बंद करो और मेरी पीठ धो। इस बार लियोनेल का गला घुट गया। लियोनेल तो हैरान रह गया, उसकी बोलती बंद हो गई। क्या उसने सचमुच वही सुना जो उसने सोचा था? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 आप नहीं चाहते। आईना की मधुर आवाज ने लियोनेल को अंदर तक हिला दिया। वह पहले कभी इतनी कमजोर नहीं लगी थी और उसके मन के एक हिस्से को लगा कि वह ऐसा कहने की हिम्मत सिर्फ इसलिए जुटा पाए क्योंकि उसका मुंह उससे दूर था। हाँ, मैं ये करूंगा, लियोनेल ने जल्दी से जवाब दिया। आईना लियोनेल की गोद से दूर मुंह करके खड़ी थी। उसके पीछे का आकर्षक दृश्य लाइट कर्टेन और उसके लंबे बालों से ढका हुआ था। लेकिन लियोनेल की कल्पना शक्ति ही उसे कल्पना की दुनिया में ले जाने में सक्षम लग रही थी। आईना धीरे धीरे गहरे पानी में उतरती गई जब तक कि उसकी कमर पूरी तरह डूब नहीं गई। उसका शरीर थोड़ा सा हिल गया और लियोनेल की आंखें लगभग बाहर निकल आईं जब वह झुकी और हाथ में एक काला कपड़ा लेकर फिर से खड़ी हो गई। उद्धरण डॉट 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 ये निश्चित रूप से उसका अंडविय है। लियोनेल ने छत की ओर देखा और हौंफने लगा। क्या तुम आ रहे हो? आईना की आवाज पहले से भी कमजोर लग रही थी। अगर लियोनेल को ज्यादा पता न होता तो वह सोचता कि वह अभी भी घायल है।
सिर हिलाते हुए लियोनेल भी अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। उसने अपने ऊपरी कपड़े पहले ही उतार दिए थे, जिससे उसका सुडौल धड़ दिखाई दे रहा था। असल में जितना उसे याद था उससे भी ज्यादा सुडौल। तो अब उसे बस अपनी पैंट उतारनी थी। लियोनेल ने एक निश्चित क्षेत्र की ओर नीचे देखा। अच्छा व्यवहार करो, उसने सख्ती से कहा। लियोनेल ने अपनी पैंट एक तरफ फेंक दी और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। जब आईना को लगा कि वह पास आ गया है तो वह थोड़ा सिहर उठी, लेकिन फिर भी उसने अपने लंबे बालों को पकड़कर पोनीटेल बनाए और उसे आगे की ओर कर लिया। इस हरकत से उसकी पीठ लियोनेल के सामने पूरी तरह से खुल जानी चाहिए थी, लेकिन लाइट कर्टेन ने सब कुछ रोक दिया। लियोनेल ने जादुई स्पर्श सक्रिय किया और पूल के किनारे एक छोटा तौलिया उठा लाया। सफाई करने वाले पानी की क्षमता के कारण साबुन की बिल्कुल जरूरत नहीं थी, लेकिन लियोनेल फिर भी छत्ते के भूमिगत बगीचे से कुछ जड़ी बूटियां निकाल लाया। इन जड़ी बूटियों का उपयोग उनके पास बहुत कम था, हालांकि इसका मतलब यह नहीं था कि उनमें अपनी कोई विशेष क्षमता नहीं थी। लियोनेल मुस्कुराया, तुम्हें कौन सी खुशबू ज्यादा पसंद है, ये वाली या ये वाली? आईना को जब एहसास हुआ कि लियोनेल उसके कितने करीब है तो वह स्तब्ध रह गई। वह अपनी गर्दन पर उसकी गर्म सांसें महसूस कर सकती थी। यह ऐसा एहसास था जिससे उसके पूरे शरीर में रोंगटे खड़े हो गए। थोड़ी देर बाद उसने अंततः लियोनेल की बातों पर ध्यान दिया। लियोनेल ने अपना हाथ उसके चारों ओर फैला दिया और दो अलग अलग नवोदित फूलों को उसकी नाक के पास ले आया। एक का रंग हल्का बैंगनी था और दर्जनों छोटी छोटी पंखुड़ियां आपस में मिलकर उसकी आकृति बना रही थीं। उसकी हल्की तीखी खुशबू थी जो नाक में गुदगुदी पैदा कर रही थी, मानो कार्बोनेटेड ड्रिंक हो। आईना को दालचीनी की याद आ गई। दूसरा फूल हल्के पीले रंग का था, इतना हल्का कि पहली नजर में लगभग सफेद लग रहा था। उसमें सिर्फ 3 पंखुड़ियां थीं, लेकिन हर एक आईना की हथेली जितनी बड़ी थी और कुत्ते के लटके हुए कानों की तरह लटक रही थी। हालांकि आईना के हाथ शुरू में ज्यादा बड़े नहीं थे, फिर भी फूल का इतना बड़ा होना वाकई हैरान करने वाला था। इस फूल की खुशबू कहीं ज्यादा हल्की थी। इसने आईना को कुछ कुछ लवेंडर की याद दिलाई, लेकिन ताजे सेब के रस की भी। इसकी असली खुशबू का अंदाजा लगाना मुश्किल था, लेकिन इसने उसे उत्सुक कर दिया। ये वाला, आईना ने पीले फूल की ओर इशारा करते हुए धीरे से कहा। लियोनेल ने सिर हिलाया, ये देखो। लियोनेल ने कैमलॉट से जो जादूगरी कलाएं सीखी थीं, उनकी संख्या सैकड़ों से लेकर हजारों तक थी। उनमें से सभी युद्ध के लिए नहीं थीं। दरअसल ज्यादातर तो थी ही नहीं, बल्कि वे लगभग आधारभूत समझ के रूप में मौजूद थीं जिन पर कोई आगे बढ़ सकता था। लियोनेल ने जो बेकार प्रकाश तत्व प्रशिक्षु कलाएं सीखीं, उनसे कहीं अधिक जटिल कलाओं की नींव रखी गई। लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि बेकार कलाएं बस यही सब कर सकती थीं। कई ऐसी कलाएं थीं जो युद्ध के लिए नहीं, बल्कि सुविधा के लिए अस्तित्व में थीं। एक जल मंत्र था जिसे सुगंधित स्पर्श कहा जाता था। ये जंगल में पाए जाने वाली प्राकृतिक सुगंधों को तरल साबुन के रूप में केंद्रित करने में सक्षम था। यह महिला जल जादूगरों का पसंदीदा था, खासकर जब वे मिशन पर होती थीं। बेशक ऐसा सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि कैमलॉट ने साबुन का आविष्कार नहीं किया था, इसलिए उन्होंने दूसरे तरीके खोज निकाले। लियोनेल ने सुगंधित स्पर्श डाला। उसी क्षण कुंड से शुद्धिकरण जल की लंटें दोनों के चारों ओर घूमकर ऊपर की ओर उठी। पीले फूल के चारों ओर चक्कर लगाते हुए उसे पीसकर पेस्ट बना दिया। वह पेस्ट जल्द ही पानी में घुल गया और एक गाढ़ा सफेद तरल पदार्थ बन गया जिसमें हल्का पीलापन था। इस चिपचिपे द्रव के 1 लीटर पर केवल एक फूल ही बना। लियोनेल ने गाढ़े तरल पदार्थ की बूंद को हवा में तैरने दिया और फिर उसे तौलिए पर पोंछ दिया। अपनी इच्छाशक्ति मजबूत करते हुए वह आईना की पीठ के पास पहुंचा। रुको, आईना अचानक बोली। हम। लियोनेल रुक गया, उसका दिल आधी राहत और आधी अनिच्छा से भरा हुआ था। लेकिन आईना के अगले शब्दों से उसकी दृष्टि लगभग धुंधली हो गई। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। क्या तुम्हें पहले ये प्रकाश मंत्र नहीं हटाना चाहिए? अगर तुम देख नहीं सकते कि तुम क्या कर रहे हो तो तुम मेरी मदद कैसे करोगे? लियोनेल खांसने लगा। अचानक उसे हल्का सा चक्कर आने लगा। हाँ ठीक है, मुझे करना चाहिए। लियोनेल ने बहुत कोशिश की और लाइट कर्टेन को गायब कर दिया। लेकिन चाहे उसने खुद को कितनी भी तैयारी कर ली हो, वह अभी भी तैयार नहीं था। सबसे पहले उसकी नजर आईना के आकर्षक रूप पर पड़ी। उसके पतले कंधे, धड़ से कूल्हों तक की वक्रता, उसकी सुडौल पीठ। लियोनेल ने घूंट भरी।
हालांकि पानी उसकी कमर तक डूबा हुआ था, लाइट कर्टेन की रोशनी के बिना और क्लींजिंग वाटर्स कितने साफ थे। लियोनेल को धुंधली सी एक विकृत छवि दिखाई दे रही थी जिसने उसके निचले शरीर के किसी भी तरह के आत्मनियंत्रण को खिड़की से बाहर उड़ा दिया। आईना का सामने का दृश्य कैसा होगा, इस विचार ने उसके मन पर कब्जा कर लिया। शांत हो जाओ, सांस लो। लियोनेल ने धीरे से अपना हाथ उठाया, तौलिए को पीले तरल में डुबोया और एक बार फिर आईना की पीठ तक पहुंच गया। जब तौलिया आईना की पीठ से टकराया तो लियोनेल को कपड़े के आर पार उसकी कोमलता का एहसास हुआ। उसने धीरे से उसकी त्वचा पर रगड़ा और देखा कि धीरे धीरे साबुन जैसी सफेदी बनने लगी। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। क्या आप मेरे बाल भी धो सकते हैं? लियोनेल ने चुपचाप सिर हिलाया। कम से कम अब तो यह उत्तेजना कम हो गई। वह इतना तो कर ही सकता था, है ना? जल्द ही लियोनेल को लगा कि वह फिर से शांत हो गया है। बेचैनी की बजाय वह इस प्रक्रिया का आनंद लेने लगा। आईना की त्वचा और बालों की रेशमी कोमलता उसकी उंगलियों पर सरक रही थी, मानो उसे कोई उपचार मिल रहा हो। मुझे ये खुशबू पसंद है, इस फूल का नाम क्या है? आईना ने पूछा। लियोनेल जब उसके बालों में शैम्पू लगा रहा था तो आईना ने आंखें बंद कर ली। उसके चेहरे पर एक शांत मुस्कान थी। सेब और लवेंडर की कोमल खुशबू ने उसे सुकून का एहसास कराया। इसे शिशु सूर्य लिली कहा जाता है। शिशु, हम। लियोनेल ने सिर हिलाया। अगर मैंने इसे इतनी जल्दी नहीं तोड़ा होता तो पकने पर ऐसा फल मिलता जिसका असर दिमाग को साफ करने और अग्नि के प्रति लगाव बढ़ाने वाला होता। हालांकि लगाव में ये बढ़ोतरी शुरुआती कुछ मिनटों तक ही ज्यादा होती है, उसके बाद ये कम होने लगती है। अगर आपको लंबे समय तक असर चाहिए तो आपको लंबे समय तक फलों का सेवन करना होगा। लियोनेल ने थोड़ा अजीब तरीके से अपना सिर खुजलाया। उसे जड़ी बूटियों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, इसलिए उसे उस समय अंदाजा नहीं था कि उसने सन लिली के विकास में बाधा डाली है। दरअसल उसका पीला रंग इतना फीका इसलिए था क्योंकि वह अभी भी एक शिशु थी। ओह, मैं समझ गई। मुझे इसकी खुशबू पसंद है, उसने धीरे से कहा। ऐसी स्थिति में मैं उन्हें बगीचे में लगाना शुरू कर सकता हूं ताकि हमारे पास और अधिक पौधे हो सकें। घर की साज सज्जा किसी भी अन्य आलीशान घर जैसी ही थी। इसमें कई कमरे, एक बड़ा स्नानघर और एक बगीचा भी था। हालांकि लियोनेल उस बगीचे में बहुत कम जाता था। उसने सोचा था कि वहां पर्याप्त जगह होने के कारण वह इसे प्रशिक्षण स्थल के रूप में इस्तेमाल करेगा। लेकिन अगर उसका प्रशिक्षण उसके सपनों की दुनिया में होता तो वह ज्यादा प्रभावी होता। इसलिए वास्तव में इसका कोई खास मतलब नहीं था। ठीक है, लियोनेल का दिल खुश हो गया जब उसने आईना की आवाज में खुशी की हल्की सी झलक सुनी। हालांकि वह उसकी मुस्कान नहीं देख पाया था, लेकिन उसे पता था कि वह वहां थी और यही मायने रखता था। लियोनेल ने आईना के बालों की पूरी लंबाई पर खुशबूदार तरल लगाया। फिर धीरे धीरे उन्हें धोने लगा। उसके चेहरे पर गंभीरता की एक झलक थी। अगर अब दूसरे लोग उसे देखते तो उन्हें जरूर लगता कि वह इस काम को कुछ ज्यादा ही गंभीरता से ले रहा है। तुम्हारे बाल लंबे हो गए हैं, लियोनेल ने अचानक टिप्पणी की। आईना के बाल उसकी याद से कहीं ज्यादा लंबे थे। बालों की बढ़ती दर को देखते हुए कुछ ही महीनों में इतना ज्यादा बदलाव आना मुमकिन नहीं था। न जाने क्यों आईना के बाल उसकी पीठ के निचले हिस्से तक पहुंचने से लेकर टखनों से भी आगे तक पहुंच गए थे। अगर वह ऐसे ही चलती तो उसके बाल जमीन पर घिसकते जरूर। लियोनेल को यह नहीं पता था कि यह आईना के बदलाव की वजह से हुआ था। हालांकि उसका बाकी शरीर पहले जैसा हो गया था, लेकिन बदकिस्मती से उसके बाल छोटे नहीं हुए। अब लियोनेल ने सोचा, आईना जैसी औरत के लिए लंबे बाल बिल्कुल असामान्य थे। उसकी व्यवहारिकता को देखते हुए, यहाँ तक कि उसकी सैन्य वर्दी और बॉक्सर ब्रीफ तक, लियोनेल को आश्चर्य नहीं होता अगर वह एक दिन उसके सामने पूरी तरह से गंजी हो जाती। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि वह कभी गंजी नहीं हुई। दरअसल जब लियोनेल पहली बार आईना से मिला था तब उसके बाल बहुत छोटे थे, जेसिका के बालों से ज्यादा लंबे नहीं। लेकिन उनके पहले साल के बाद, अगर उसे ठीक से याद है, तो दूसरे साल में उसने अपने बाल बढ़ने दिए। उसे कोई ऐतराज नहीं था। उसे तो लंबे बाल ज्यादा पसंद थे। उसे लगता था कि इससे वह परियों जैसी दिखती है। लियोनेल की बात सुनकर आईना की आंखें झपक गईं। तुम्हें पसंद नहीं आया? लियोनेल स्तब्ध रह गया और जल्दी से अपना सिर हिलाने लगा। नहीं नहीं, मुझे आपके लंबे बाल पसंद हैं। बस ये आपके लिए थोड़े असुविधाजनक हो सकते हैं। आईना मुस्कुराए। अफसोस की बात थी कि लियोनेल उसे देख नहीं पाया। उसके गालों का हल्का सा लाल होना, उसकी आंखों में गर्व की झलक, उसके गुलाबी होठों का कोमल झुकाव। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट।
मुझे पता है कि तुम जानते हो। आईना ने ऐसे शब्द बोले जो बहते पानी के ऊपर से मुश्किल से सुनाई दे रहे थे। हम कुछ नहीं। लियोनेल ने उलझन में अपनी भौहें उठाईं। उसे समझ नहीं आया कि आईना का क्या मतलब था। उस पल लियोनेल ने आईना के बालों से साबुन के आखिरी बुलबुले धो दिए। उससे आती सेब की हल्की खुशबू ने उसे सुकून का एहसास दिलाया। वह अपनी पिछली उलझन भी भूल गया। सब हो गया, उसने गर्व से कहा। ठीक है, घूमो, आईना ने अपने सामान्य नर्म स्वर में कहा। ओह, लियोनेल ने एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह सिर हिलाया और जैसा कहा गया था वैसा ही किया। ऐसा करने के कुछ ही देर बाद लियोनेल को अपनी पीठ पर कुछ नन्हे हाथों का एहसास हुआ। यह एहसास इतना अनोखा था कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या प्रतिक्रिया दे। आईना की हरकतें लियोनेल की तरह ही धीमी और सावधानीपूर्वक थीं, लेकिन उसका चेहरा शुरू से अंत तक शर्मिंदगी से लाल हो गया था। ऐसा सिर्फ इसलिए नहीं था कि उसे लियोनेल की मांसल पीठ की बनावट देखकर ऐसी गर्माहट महसूस हो रही थी जैसी उसे पहले कभी नहीं हुई थी, बल्कि इसलिए भी था क्योंकि लियोनेल उससे कहीं ज्यादा लंबा था। इसलिए हालांकि पानी उसकी कमर को आसानी से ढक लेता था, लेकिन लियोनेल के लिए ऐसा नहीं हो पाता था। लियोनेल को भी कुछ देर बाद यह एहसास हुआ, लेकिन वह इतना शर्मिंदा था कि कुछ कह नहीं पाया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसका ऐसा दिन भी आएगा। खत्म। जब लियोनेल ने ये शब्द सुने, जो तितली के पंखों के फड़फड़ाने से अधिक जोर से नहीं थे, तो वह उसी क्षण जितनी जल्दी हो सके भाग जाना चाहता था। कितना शर्मनाक। उसे ऐसी बातों की कोई परवाह नहीं थी। वह जिंदगी में एक से ज्यादा बार लॉकर रूम में नंगा दिखाई दे चुका था, लेकिन आईना के सामने ऐसा करते हुए उसे घबराहट हो रही थी। उसे आईना से भी ज्यादा शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। वह सारा आराम जो उसने महसूस किया था गायब हो गया। हालांकि जब लियोनेल भागने ही वाला था तभी उसने पाया कि दो हाथ उसकी कमर के चारों ओर लिपटे हुए हैं। उस पल उसे ऐसा लगा जैसे उसके शरीर में बिजली का एक जोरदार झटका लगा हो। यह उसकी बाहों की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए था क्योंकि एक ऐसी कोमलता जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी, अब उसकी पीठ पर जोर से दबी हुई थी। दो पूरी तरह से ढले हुए मांस के मुलायम टीले उसके शरीर से सटे हुए थे। लियोनेल का दिमाग शून्य हो गया। दुनिया की सारी कंप्यूटिंग शक्ति उसकी उंगलियों पर थी, फिर भी अचानक शॉर्ट सर्किट हो गया। उसके निचले हिस्से पर जो भी नियंत्रण था वह भी गायब हो गया। वह पानी में ऐसे घुस गया मानो कोई भाला हो जो सावधान की मुद्रा में खड़ा हो। लियोनेल इतना खोया हुआ था कि उसे पता भी नहीं चला कि कब एक पतला हाथ उसकी ओर बढ़ा। लियोनेल जड़ हो गया, उसका पूरा शरीर तनाव में आ गया। उसने महसूस किया कि नीचे से कोई उसे पकड़ रहा है, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हुई कि नीचे देख भी ले। एना, लियोनेल की आवाज बेहद कर्कश निकली। किसी जानवर की दहाड़ जैसी लग रही थी। सिर्फ उस आवाज से ही आईना सिहर उठी। लियोनेल की कमर पर उसकी पकड़ और मजबूत होती गई। लियोनेल ने खुद को अलग करने की कोशिश की, लेकिन आईना की ताकत उसकी ताकत से कहीं ज्यादा थी। उसकी एक बांह उसकी कमर पर कसी हुई थी, जबकि दूसरी बांह ने अपना हाथ बढ़ाकर उसके गर्म लिंग पर जगह बना ली थी। लियोनेल के शरीर का तापमान बहुत बढ़ गया, उसकी लाल होती त्वचा से धुंध निकलने लगी। उसकी कमर पर उसकी पकड़ की तुलना में उसका हाथ असाधारण रूप से कोमल था। हालांकि वह मुश्किल से हिल रही थी, लेकिन इससे लियोनेल के घुटने कमजोर पड़ गए। उसने सोचा भी नहीं था कि दुनिया में इतना अद्भुत एहसास भी हो सकता है, लेकिन उसके मन में कुछ खाए जा रहा था। दुर्भाग्यवश उन्हें इस बारे में सोचने का मौका नहीं मिला। लियोनेल को लगा जैसे उसके शरीर को आगे की ओर धकेला जा रहा है। इससे पहले कि वह समझ पाता कि क्या हो रहा है, उसने खुद को पूल के किनारे पाया और उसे घुमाया जा रहा था। इस वक्त वह सचमुच आंसू बहाना चाहता था। उसे ऐसा क्यों लग रहा था कि वह एक आदमी से ज्यादा एक चिथड़े जैसी गुड़िया है। वह उससे इतनी ज्यादा ताकतवर कैसे थी। लियोनेल का धातु शरीर अब कैमलॉट के तहखानों में मिले उर्बे सार की बदौलत पूर्णता क्षेत्र में प्रवेश कर चुका था। इसके तुरंत बाद उसका शरीर स्वाभाविक रूप से चौथे आयाम में पहुंच गया। फिर भी वह अभी भी आईना से बहुत कमजोर था। बेशक ऐसा शायद इसलिए था क्योंकि मेटल बॉडी ने ताकत की बजाय रक्षा पर ज्यादा ध्यान दिया था और लियोनेल के रून्स को सक्रिय किए बिना यह अपनी क्षमता का केवल एक अंश ही प्रदर्शित कर पाया। लेकिन फिर भी यह एक चौंकाने वाली उपलब्धि थी। लियोनेल की पीठ पूल के किनारे से सटी हुई थी और फिर उसे बैठने की मुद्रा में धकेल दिया गया। आईना की एक झलक भी उसे नहीं मिली थी कि वह उसके ऊपर बैठ गई। आईना ने उसके इतने नाजुक हिस्से को जकड़ रखा था कि लियोनेल चाहकर भी खुद को रोक नहीं पाया। लेकिन जब उसे आईना की हरकत का एहसास हुआ तो वह घबरा गया।
लियोनेल ने महसूस किया कि उसकी छड़ी की नोक अचानक नर्म मांस पर दब गई जो अलग होकर तहों में बदल गई। उसे लगा जैसे वह कितना मूर्ख है। अभी तक तो यह एहसास भी नहीं हुआ था, पर उसे एहसास हुआ कि सिर्फ एक हाथ को सबसे अच्छा एहसास कहना सरासर अज्ञानता के अलावा और कुछ नहीं था। अगर इससे बेहतर कोई चीज हो सकती है तो वह सिर्फ देवताओं की दुनिया में ही मौजूद होगी। हालांकि ये बहुत ही मादक एहसास था जिसने लियोनेल की घबराहट को चरम सीमा तक पहुंचा दिया। आईना के इस तरह उसके ऊपर लेटने को देखते हुए उसे अंदाजा लगाने की जरूरत नहीं थी कि यह एहसास क्या होगा। कुंवारा होने के बावजूद वह इतना मूर्ख होगा कि उसे समझ न पाए। लियोनेल की नज़र से उसे बस गीले बालों की एक दीवार दिखाई दे रही थी जो आईना के चेहरे को ढक रही थी, और वह नीचे ऐसे देख रही थी मानो किसी चीज से छेड़छाड़ कर रही हो। उसकी हरकतें अजीब और अनियमित थीं, उसकी हर हरकत में एक कांपहट साफ दिखाई दे रही थी। वह एक बेहद संतुलित एथलीट से ऐसी हो गई थी मानो उसे अपने जूते भी नहीं बंधते। लियोनेल को आईना की हल्की सी सिसकारी सुनाई दे रही थी, मानो वह अपने दर्द को रोकने और अनदेखा करने की कोशिश कर रही हो। लेकिन एक बाधा उसे आगे बढ़ने से रोक रही थी, इसलिए उसने और जोर लगाकर अपने शरीर को नीचे धकेलने की कोशिश की। जैसे जैसे वह ऐसा करती गई, उसे जो तेज दर्द हो रहा था वह और भी बदतर होता गया। उस पल लियोनेल ने आखिरकार अपनी ताकत वापस पा ली, उसकी आंखों का धुंधलापन गायब हो गया। उसके सिर के पिछले हिस्से में वो असहजता, वही चीज जिसे उसने अब तक नजरअंदाज किया था, उभरकर सामने आ गई। ये सब गलत लगा। नहीं, ये गलत था। आईना। दहाड़ से निवास स्थान कांप उठा, यहां तक कि लियोनेल की चीख से पानी भी दो भागों में बंट गया। प्रचंड लहरें फैली जिससे शुद्ध जल की एक लहर उमड़ पड़ी। लियोनेल की जोरदार चीख से आईना के चेहरे पर बिखरे बाल बिखर गए। इस पूल में साथ उतरने के बाद पहली बार लियोनेल की नजर आईना के चेहरे पर पड़ी। लेकिन जो उसने देखा उससे उसका दिल टूट गया। उसके गालों पर आंसू बह रहे थे, उसकी आंखें लाल हो गई थीं। लियोनेल को ऐसा महसूस हुआ जैसे वह मूर्ख हो। आईना का साहस, उसका उससे अपनी पीठ धोने के लिए कहना, प्रकाश का पर्दा हटाना, यहां तक कि उसकी पीठ धोने की कोशिश करना। क्या ये सब चीजें वह सचमुच करना चाहती थी? वो एक बेवकूफ था। अपनी ही हवस में अंधा होकर उसने बस चोंच मारते मुर्गे की तरह सिर हिलाया, मानो अब वो अपने दिमाग से सोच ही नहीं सकता। क्योंकि वो चाहता था कि ये सब उसके शब्दों में हो, उसकी भावनाओं में हो, उसने बाकी सब कुछ नजरअंदाज कर दिया और बहाव के साथ चलता रहा, इस बात की परवाह किए बिना कि ये सब कितना बेतुका था। ऐना। लियोनेल ने धीरे से आईना का चेहरा पकड़ लिया, उसका दिल अपराधबोध से कांप रहा था। आईना को हिचकी आए और उसने जितनी जल्दी हो सके अपने आंसू पोंछे। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। मुझे माफ करना, मुझे माफ करना। आईना सिसक कर बोली। उसे बहुत बेवकूफ़ी महसूस हो रही थी। वो लगभग पहुंच ही गई थी, बस उसे रोना आ गया। बस एक और धक्का और वो बाहर निकल जाती। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। मत, मुझे फिर मत छोड़ना। मैं ये करूंगा, मैं ये कर सकता हूं। लियोनेल की निगाहें लाल हो गईं। उसने आईना को अपनी बाहों में जकड़ लिया, उसका हाथ उसके सिर के पिछले हिस्से को सहला रहा था। उसने उसे अपनी छाती से कसकर पकड़ रखा था, उसका जबड़ा भींचा हुआ था। उसने सोचा भी नहीं था कि आईना को कुछ महीनों के लिए छोड़ देने का इतना बुरा असर होगा। वो तो बस उसे अपनी भावनाओं को सुझाने के लिए थोड़ी जगह देना चाहता था, पर उसने सोचा भी नहीं था कि नतीजा ऐसा होगा। उसे ग्लानि क्यों न हो, मानो उनके बीच कोई दीवार टूट गई हो। आईना फूट फूट कर रोने लगी। उसके हाथ मुट्ठियों में बंध गए और लियोनेल की छाती पर टिक गए। उसने अपना सिर उसी जगह छुपाने की कोशिश की, उसकी भावनाएं उमड़ पड़ीं। उसने कभी कहा नहीं, लेकिन उसे डर जरूर लग रहा था। उसे डर था कि लियोनेल वापस नहीं आएगा, डर था कि वह सचमुच उसे छोड़ देगा। और सबसे बुरी बात यह थी कि यह सब उसकी ही गलती होगी, क्योंकि वह बोलने के लिए मुंह नहीं खोल पा रही थी, क्योंकि वह अपनी भावनाओं को जाहिर नहीं कर पा रही थी। पिछले कुछ महीनों में वह केवल लियोनेल के शब्दों के बारे में ही सोच पा रही थी कि अगर उसने उसे दूर धकेल दिया तो वह उससे दूर हो जाएगा। यह उसकी गलती थी, उसने बिल्कुल यही किया था। उसने महसूस किया कि उसे रोकने के लिए उसे कुछ करना होगा। उसे करना ही था। लेकिन उसे कभी समझ नहीं आया कि लियोनेल उसे शुरू से क्यों पसंद करता था। उसे ऐसा नहीं लगता था कि वह कोई खास है, उसे लगता था कि उसके पास देने के लिए और कुछ नहीं है। बस यही एक चीज थी जिसके बारे में वह सोच पाती थी। मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें फिर कभी नहीं छोड़ूंगा। लियोनेल की आवाज गड़गड़ा रही थी, उसकी छाती में कंपन दौड़ रहा था।
आयना हर शब्द, हर शब्दांश और उनके पीछे की इच्छाशक्ति का हर अंश महसूस कर सकती थी। आयना लियोनेल पर पूरी तरह से गिर पड़ी, जिससे उसका पूरा वजन लियोनेल पर आ गया। उसके आंसू बाढ़ की तरह बह निकले। वे लियोनेल की छाती पर तेजी से गिरे और फिर शुद्ध जल में बह गए। लियोनेल काफी देर तक आईना को पकड़े रहा। उसे समय का पता ही नहीं चला, लेकिन अगर वह सचमुच ध्यान दे रहा था तो आईना के आंसू थमने में 1 घंटे से ज्यादा का समय लग गया होगा। हालांकि शुरू से आखिर तक उसने एक शब्द भी नहीं कहा। उसने बस उसे अपनी बाहों में थामे रखा। उसके चारों ओर एक सुरक्षात्मक आभा छाई हुई थी। उस पल उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि उसके सामने कौन खड़ा है, वह उसके एक बाल को भी नुकसान नहीं पहुंचने देगा। जब आयना के आंसू रुके तो वह गहरी नींद में सो गई। दुनिया की किसी भी चिंता से बेपरवाह, उसका गाल लियोनेल के धड़कते दिल से सटा हुआ था, जिसकी स्थिर लय उसे सपनों की दुनिया में ले जा रही थी। तारांकन तारांकन। नगरपाल कैफिर अपनी मेज पर बैठे थे। उनके चेहरे पर एक खालीपन था। वे अपने सामने जलते हुए मन प्रकाश वाले दीपक को देख रहे थे। डायमेंशनल वज़ में किसी के जीवन और मृत्यु पर नजर रखने के अनगिनत तरीके थे। चूंकि सिटी लॉर्ड व्हाइट टेरन के आक्रमण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था, इसलिए इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि सिटीज उसकी स्थिति पर नजर रखने में निवेश करेंगे। हालांकि सिटी लॉर्ड कीफिर को इस युद्ध में भारी नुकसान होने की उम्मीद थी, लेकिन शायद आखिरी व्यक्ति जिसे उन्होंने खोने की उम्मीद की थी, वह सिटी लॉर्ड व्हाइट ही थे। उनका दिल भावनाओं के सैलाब से उमड़ पड़ा। उसका हाथ आगे बढ़ा, बुझती लौ को थाम लिया और उसे अपनी हथेली में नचाने दिया। हालांकि वह आग थी, उसमें कोई गर्मी नहीं थी। दरअसल वह काफी ठंडी थी। गहरी सांस लेते हुए सिटी लॉर्ड कैफिर ने अपनी हथेली को मुट्ठी में भींच लिया, जिससे बची हुई लौ भी चकनाचूर हो गई। उसने आंखें बंद कर लीं। सिटी लॉर्ड व्हाइट के अंतिम क्षणों में जो कुछ हुआ, उसकी तस्वीरें उसके मन में घूम रही थीं। उसने इस फीचर के लिए जरूरी बेतुका खर्च इसलिए उठाया था ताकि वह उन शक्तिशाली दुश्मनों के बारे में जान सके जो उनकी स्काउटिंग रिपोर्ट से छूट गए हों। लेकिन अब इसका रणनीति और जासूसी से कोई लेना देना नहीं था। उसे ये देखना था कि उसे किसने मारा था। काफी देर बाद नगरपाल कीफिर ने अपनी मुठियां खोली। उसकी आंखें खुली। उसकी निगाहों में एक हल्की सी लालिमा थी जो धीरे धीरे गायब हो गई। तभी आनरेड अपने पिता के दफ्तर में चला गया। उसकी नजर पिता की मेज पर रखे 12 जलते हुए दीपों पर पड़ी, फिर उसकी नजर बुझ चुके एक दीप पर पड़ी। उसकी आंखें सिकुड़ गईं। वह अपने पिता को अच्छी तरह जानता था। हालांकि उस मनहूस रात के बाद से, जिसके बारे में इतनी सारी अफवाहें फैली थीं, उसके और सिटी लॉर्ड व्हाइट के बीच कोई रिश्ता नहीं था, फिर भी उसके पिता उसे भूले नहीं थे। कैमलॉट सबसे आसान निशाना होना चाहिए था। यह एक ऐसी जगह थी जिसका कोई आधार नहीं था और जहां के लोग अभी तक अपनी क्षमताओं से परिचित नहीं हुए थे। यहां तक कि अनारेड ने भी उस समय अपने पिता के फैसले पर अपनी नाराजगी जाहिर कर दी थी। सिटी लॉर्ड व्हाइट सिटी लॉर्ड्स में युद्ध कौशल के मामले में निश्चित रूप से शीर्ष 4 में शामिल थीं। भले ही उन्हें राजधानी पर हमला करने का काम नहीं सौंपा गया था, फिर भी उन्हें कम से कम व्हाइट एंजल या रॉयल ब्लू प्रांत में नियुक्त किया जाना चाहिए था, क्योंकि ये पृथ्वी के दूसरे और तीसरे स्थान पर आने वाले प्रांत थे। फिर भी क्योंकि उसके पिता उसकी रक्षा करना चाहते थे, उसे कैमलॉट भेज दिया गया। और किसी तरह उसकी मौत उस जगह हुई जो सबसे सुरक्षित होनी चाहिए थी। अनारेड को सिटी लॉर्ड व्हाइट से कोई खास लगाव नहीं था। नहीं, बल्कि यूं कहें कि वह उसके लिए अपनी जान की बाजी नहीं लगाएगा। लेकिन अगर उसकी जान खतरे में पड़ जाए तो वह चुप भी नहीं बैठेगा। जो कोई भी उसके व्यक्तित्व को जानता था, उसके लिए यह बात काफी चौंकाने वाली होगी। अनारेड उन सभी लोगों के लिए जरूरत से ज्यादा सुरक्षा का भाव रखता था जिन्हें वह अपना समझता था, लेकिन जिनसे उसका कोई रिश्ता नहीं था, उनकी मदद के लिए वह उंगली भी नहीं उठाता था। यह तथ्य कि वह सिटी लॉर्ड व्हाइट की हर तरह से मदद करेगा, बहुत कुछ कहता है। लेकिन वह कैसे न माने। वह अच्छी तरह जानता था कि री उसकी सौतेली बहन थी और सिटी लॉर्ड व्हाइट उसकी मां थी। री सोचती थी कि वह अनाथ है, लेकिन ऐसा सिर्फ इसलिए था क्योंकि वह बच्ची बहुत सीधी सादी थी। कैफिर परिवार जैसा परिवार एक साधारण अनाथ के साथ इतना अच्छा व्यवहार क्यों करेगा? वह एक राजकुमारी की तरह लाड़ प्यार से भरी जिंदगी जी रही थी और पूरी तरह गुमनामी में। उसे किसने मारा? अनारेड ने ठंडे स्वर में पूछा। अनारेड के पिता काफी देर तक चुप रहे। हर पल उनके दिल की धड़कन धीमी होती जा रही थी। आखिरकार उनकी धड़कनें पहले जैसी शांत हो गईं। एना ब्रेजिंगर। ये शब्द सुनते ही अनारेड की पुतलियां सिकुड़ गईं। उसने सोचा कि जो भी विशेषज्ञ उसे मार पाएगा, वह कोई अनजान होगा।
उसने बस औपचारिकतावश पूछा था, नाम की बजाय विवरण की अपेक्षा रखते हुए। भले ही उसने खुद को नाम सुनने के लिए तैयार किया हो, लेकिन यह आखिरी नाम था जिसकी उसने उम्मीद की थी। वह आइना ब्रेजिंगर नाम अच्छी तरह जानता था क्योंकि उस लड़की ने वह काम कर दिखाया था जिसके लिए उसने 1 दशक से भी ज्यादा समय तक प्रशिक्षण लिया था, बिना एक भी उंगली उठाए। वैसे आइना तो जिल्निया को भी नहीं हरा पाई, तो सिटी लॉर्ड व्हाइट के सामने उसका क्या बस चलेगा? क्या ये कोई मजाक था? क्या आपने गलत देखा होगा? नहीं, सिटी लॉर्ड कैफिर ने बेरुखी से जवाब दिया। लेकिन लगता है उसने कोई दोधारी चाल इस्तेमाल की है जिससे वह अशक्त हो गई है। हमें ये जानने का कोई तरीका नहीं है कि वह इसे कितनी बार इस्तेमाल कर पाएगी या फिर दोबारा इस्तेमाल करने की हिम्मत भी करेगी या नहीं। ये सुनकर अनारेड को आखिरकार कुछ कुछ समझ आया। तो यह एक बेस्क टाइप की क्षमता थी। बेस्क क्षमताएं बहुत दुर्लभ नहीं थीं। जिन लोगों में आयना जैसी शक्ति आधारित क्षमताएं थीं, वे अक्सर अपने विकास के साथ उन्हें जागृत कर लेते थे। यह एक स्वाभाविक प्रगति थी। अक्सर अतिरिक्त शक्ति शरीर की क्षमता का अधिक उपयोग करने से संबंधित होती थी, इसलिए बेस्क कौशल अगला स्वाभाविक कदम थे। बेशक अनारेड ने ऐसा इसलिए सोचा क्योंकि उसे पता नहीं था कि आयना की क्षमता ताकत पर आधारित नहीं थी, बल्कि उपचार पर आधारित थी। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। तो क्या मुझे कैमलॉट तक एक सैन्य टुकड़ी ले जानी चाहिए? ऐसा कौशल एक साथ 2 बार सक्रिय नहीं हो सकता। यह एक अच्छा अवसर है। नगरपाल कैफिर खड़े थे, उनका चेहरा भाव शून्य था। नहीं, सिटी लॉर्ड हरग्रोव पहले से ही अपनी जगह पर है और पूरी तैयारी है। हमें तेजी से हमला करना होगा, उन्हें जवाबी हमला करने का कोई मौका नहीं देना होगा। जाओ और उनका साथ दो। अनारेड ने सिर हिलाया और चला गया, उसकी आंखों में हत्या का इरादा छिपा हुआ था। री को शायद पता न हो कि सिटी लॉर्ड व्हाइट उसकी मां है, लेकिन वह छोटी बच्ची इतनी भोली भाली कब तक रह सकती थी? चूंकि उन्होंने सचमुच उसकी छोटी बहन को इस तरह नुकसान पहुंचाने की हिम्मत की थी, इसलिए अनारेड उनसे खून से यह कर्ज चुकाएगा। उन्होंने सोचा कि पृथ्वी क्या करेगी जब उसके अपने डार्क क्लाउड जेल से हजारों अपराधियों को अचानक रिहा कर दिया जाएगा। लियोनेल की बाहों में ऐना हिल गई। जब उसे एहसास हुआ कि वह कहाँ है, तो वह बुरी तरह शर्मा गई। लेकिन वह जितना भागना चाहती थी, इस समय उसकी हिम्मत नहीं हुई। उसे अब अपने सारे कपड़े फेंकने का बहुत पछतावा हो रहा था। और यह पानी इतना साफ क्यों था? लियोनेल की खिलखिलाहट सुनकर आयना अपने ही विचारों से जाग उठी। अब तक उसका पूरा शरीर गहरे लाल रंग में बदल चुका था। बदकिस्मती से उसके पास छिपने के लिए सिर्फ लियोनेल की छाती ही बची थी। उफ, इतना मत छटपटाओ। लियोनेल भले ही आईना पर हंस रहा था, पर वह भी आंसू बहाना चाहता था। क्या इस लड़की को एहसास नहीं था कि वह कहाँ बैठी है? उसने आज इतनी इच्छाशक्ति दिखाई थी कि जिंदगी भर के लिए काफी हो सकती थी। आईना ने पलकें झपकाईं और लियोनेल की छाती से ऊपर झांका। उसके होठों पर एक चमकदार मुस्कान फैल गई, उसकी शर्मिंदगी अचानक गायब हो गई। ऐसा नहीं है कि मैंने ये पहली बार देखा है। लियोनेल का गला फिर से लगभग घुट गया। वह मैं नहीं था, लियोनेल ने अपना बचाव करते हुए कहा। यह उसकी गलती नहीं थी, सचमुच नहीं थी। उस समय आदिम मनुष्य का अपने शरीर पर नियंत्रण था। अरे, अब तक तो वह उस शर्मनाक पल को भूल ही चुका था, और आयना ने उसे फिर से जिक्र कर दिया। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसे कोई जानलेवा झटका लगा हो। आयना खिलखिलाकर हंस पड़ी। बस उसे पता था कि वह उस घटना की बात नहीं कर रही थी। लेकिन अगर लियोनेल को पता होता कि वह जोन में घटी किसी घटना की बात कर रही है, तो पता नहीं उसकी क्या प्रतिक्रिया होती। लियोनेल उस समय बेहोश था, इसलिए उसे पता ही नहीं चला कि क्या हुआ। और अगर वह होश में भी होता, तो भी इस पल उसे अचानक अपनी छाती से दबी 2 मुलायम तीलों का एहसास हुआ। इसलिए वह किसी और चीज पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहा था। मुझे माफ करें। आयना के अचानक कहे शब्दों ने लियोनेल को चौंका दिया। उसके मन में जो अश्लील विचार थे, वे हवा की तरह गायब हो गए। लियोनेल ने अपना हाथ आयना के गाल पर रखा और उसे अपनी ओर देखने पर मजबूर किया। तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, उसने गंभीरता से कहा। दरअसल मुझे माफ करना, मैं दूसरी चीजों में इतना उलझा हुआ था कि मुझे पता ही नहीं चला कि इतना समय बीत गया। लियोनेल ने सोचा भी नहीं था कि आयना सोचेगी कि उसने उसे छोड़ दिया है। उस समय उसने जानबूझकर आयना के पास सेगमेंटेड क्यूब छोड़ दिया था, ठीक इसी बात का संकेत देने के लिए। उसने सेगमेंटेड क्यूब को सिर्फ दानव साम्राज्य जाने से पहले ही अपने साथ ले लिया था। लेकिन चीजें वैसी नहीं हुई जैसी उन्होंने उम्मीद की थी।
लियोनेल एक ऐसा इंसान था जो चीजों को उनके छोटे छोटे विवरणों में तोड़कर उनका तार्किक विश्लेषण कर सकता था। अगर वह आईना की जगह होता तो वह खंडित घन को पीछे छोड़ना एक शुभ संकेत मानता। लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि आईना खुद इसे ऐसे ही देखती। दरअसल जब उसने इसके बारे में सोचा तो आईना आसानी से खंडित घन को दया की निशानी मान सकती थी। आखिरकार उसके जख्मों का एकमात्र इलाज तो उसमें ही था। तो कौन जानता था कि उसने ऐसी हरकत कैसे देखी। लियोनेल की बात सुनकर ऐना ने गुस्से से अपना सिर हिलाया। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। मैं ही हूं जिसने तुम्हें दूर धकेला। मैं एक साधारण सवाल का जवाब भी नहीं दे सका। जब आईना ने सोचा तो उसे भी समझ नहीं आया कि उसने लियोनेल के सवालों को इस तरह क्यों टाल दिया था। उसे तो बस उसकी ही चिंता थी। हालांकि उस समय उसने उसे आश्वस्त करने के लिए चीजों को कमतर आंकने की कोशिश की थी, लेकिन जितना अधिक वह इसके बारे में सोचती उतना ही अधिक वह दोषी महसूस करती। वह कहना चाहती थी कि वह ठीक है और जिंदा बच गई है, इसलिए यह कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन उसकी बातों से ऐसा लग रहा था जैसे लियोनेल को इतनी परवाह नहीं करनी चाहिए। जब कोई अजनबी या परिचित आपसे पूछता है कि आपका दिन कैसा रहा, तो ज्यादातर लोग एक ढुलमुल जवाब देते हैं, भले ही आपका दिन वाकई बहुत बुरा रहा हो। आप असली जवाब तभी देते हैं जब आप उन लोगों के सामने होते हैं जिन पर आप सचमुच भरोसा करते हैं। उस समय आईना के शब्दों ने लियोनेल को लगभग ऐसे ही समझा था मानो वह कोई परिचित हो जिससे वह कुछ बातें साझा कर रही हो, न कि कोई ऐसा आदमी जिसे वह अपना दिल दे सके। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि लियोनेल ने उस पल दूर हटने का फैसला किया था। लियोनेल ने अपना सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए धीरे से आईना के गाल को सहलाया। इसे भूल जाओ, यह कोई बड़ी बात नहीं है। नहीं, आईना ने फिर सिर हिलाया। यह बहुत बड़ी बात है। मैं। आईना ने गहरी सांस ली और बोलना शुरू किया। उसने लियोनेल को अपनी बात बीच में ही रोकने या ये कहने का मौका नहीं दिया कि सब ठीक है। वह जानती थी कि लियोनेल उसकी बहुत परवाह करता है। अगर उसने उसे सचमुच ये कहने दिया कि सब ठीक है, तो वह फिर कभी ऐसे संवेदनशील विषयों पर बात नहीं करेगा। लियोनेल को इतने लंबे समय तक देखते रहने से उसे एहसास हो गया था कि वह अपनी भावनाओं को तर्क से अलग करने में बहुत माहिर है। और वह लगभग हमेशा अपने कार्यों को तर्क से ही तय करता था। वह नहीं चाहती थी कि उनके बीच कोई बनावटी दीवार खड़ी हो, क्योंकि भले ही उसने यह बात इतने शब्दों में न कही हो, वह भी लियोनेल की परवाह करती थी। दरअसल वह काफी समय से उसकी परवाह करती आ रही थी। तो वह बोली। उन्होंने कहानी की शुरुआत उस घटना से की जब उन्हें टैरन के बंजर इलाके में अचानक टेलीपोर्ट कर दिया गया, फिर कैसे वे वेरिएंट जोन में पहुंची, और फिर कैसे उनका सामना 3 शक्तियों के उत्तराधिकारियों और उत्तराधिकारिणी से हुआ। उसने लियोनेल को बताया कि वह उनसे कैसे बच निकली और फिर उसने बताना शुरू किया कि वह माउंटेन सैंड्स रेंज में कैसे पहुंची और सुरंगों की भूल भुलैया में कैसे पहुंची। कठपुतली मास्टर के सामने पहुंचते ही उसका शरीर एक बार फिर अनायास ही कांपने लगा। लेकिन इस बार लियोनेल की बाहों में उसे बोलने की ताकत मिली। उसने लियोनेल की आंखों में शुरू से आखिर तक देखा, उनकी अथाह गहराई में एक स्थिर शांति पाई। उसने देखा कि कैसे उनके भीतर क्रोध की एक चिंगारी भड़क उठी और वह मैग्मा के एक भयावह विस्फोट की तरह उबल पड़ी। किसी और को ऐसे दबाव में ऐसा लगेगा जैसे उसकी आत्माएं कुचली जा रही हैं और उसका दिल अब धड़क नहीं रहा। लेकिन आईना को अपनी जिंदगी में इतना सुकून कभी नहीं मिला था। लियोनेल को अपनी खातिर इतना क्रोधित होते देख उसका दिल जोरों से धड़कने लगा और पेट में तितलियां उड़ने लगीं। अब तक लियोनेल का गुस्सा उसकी वासना पर हावी हो चुका था, इसलिए उसका लिंग अब ध्यान में नहीं था। लेकिन अब आईना की बारी थी कि वह अपने पेट के निचले हिस्से में एक आग की लपटों को महसूस करे। उसे लगा कि लियोनेल जब कुछ महीने पहले अपने साथियों की तरह पुरुषों का नेतृत्व कर रहा था, तब वह बेहद आकर्षक था। लेकिन अब उसे ये तय करना मुश्किल हो रहा था कि उसे उसका कौन सा रूप ज्यादा पसंद है, नेता वाला रूप या ये सुरक्षात्मक रूप। उसकी जान भी लियोनेल के कूल्हों के दोनों ओर थोड़ा सा दबने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। उसे लग रहा था कि अगर वह अब उस निश्चित बाधा को तोड़ने की कोशिश करेगी, तो ये बहुत आसान होगा और लगभग उतना दर्दनाक नहीं होगा। लियोनेल को जरा भी अंदाजा नहीं था कि आईना को आग लगा दी गई है। अगर वह कहानी को अंत तक सुनना नहीं चाहता था और आईना को इस वक्त छोड़ना नहीं चाहता था, तो शायद वह टैरन के लिए एक और ताबीज हासिल करने निकल पड़ा होता। अपने आईना पर षड्यंत्र रचने की हिम्मत करना। अगर वह कभी इस तथाकथित कठपुतली मास्टर से टकरा गया, तो लियोनेल निश्चित रूप से उसे टुकड़े टुकड़े कर देगा।
आयना रुक गई, उसकी अंबर जैसी आंखें लियोनेल के चेहरे को ऐसे देख रही थीं मानो वह हर पंक्ति और ढलान को याद कर लेना चाहती हो। वह हमेशा से जानती थी कि लियोनेल काफी खूबसूरत है। उसकी सांवली त्वचा, उसकी हल्की हरी आंखें, उसका मजबूत जबड़ा। उसे मानना पड़ा कि उसे उसके बिखरे हुए गंदे सुनहरे बालों की याद आती थी। लेकिन ये लंबे कांसे जैसे बाल उसे खास तौर पर मर्दाना, लगभग किसी रोमन देवता जैसा बनाते थे, खासकर जब ये उसके चौड़े कंधों और छाती के साथ मेल खाते थे। बस इसी पल उसे एहसास हुआ कि उसने पहले कभी लियोनेल को इतने गौर से नहीं देखा था। पहले वह हमेशा ऐसा करने में बहुत शर्मीली रही थी, लेकिन अब उसे ऐसा करने में कई गुना ज्यादा सहजता महसूस हो रही थी, खासकर तब जब लियोनेल का ध्यान उस समय उसकी हरकतों पर बिल्कुल केंद्रित नहीं था। वह उसके हर शब्द पर ध्यान दे रहा था, मानो वह उस दिन की कल्पना कर रहा हो जब वह इस कठपुतली मास्टर को मार डालेगा। तुम कैसे बच गए? लियोनेल के अचानक सवाल ने आयना को उसकी कल्पनालोक से झकझोर दिया। वह थोड़ा शर्मा गई, लेकिन ये देखते हुए कि लियोनेल को उसकी हरकतों में कुछ भी अजीब नहीं लगा, उसने अपनी बात जारी रखी। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरा श्राप मेरी इस तरह मदद करेगा। आयना ने फिर शुरू किया। मैं आमतौर पर अपनी ट्रेनिंग में मदद के लिए इसके दमनकारी प्रभावों का इस्तेमाल करती हूँ, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरे खून का भी यही असर होगा। मेरा खून पीने के बाद ये बहुत कमजोर हो गया और मुझ पर लगे प्रतिबंध कम हो गए। मैं इसे वहीं मार डालना चाहता था, लेकिन इसने अपने और रक्षकों को बुलाना शुरू कर दिया। तब मैं एक अजीब सी स्थिति में पहुंच गया। मुझे नहीं पता कि इसे कैसे बयां करूं, लेकिन मैंने पहले कभी इतना शक्तिशाली महसूस नहीं किया था। मेरे मन पर लगे बंधन ढीले पड़ गए और मुझे उसकी दूसरी कठपुतलियों का आना महसूस हुआ, लेकिन ये कठपुतलियां उन बेमेल कठपुतलियों से बिल्कुल अलग थीं जिनका इस्तेमाल वह पहाड़ों में खनन के लिए करता था। दरअसल उनमें से कुछ की अपनी चेतनाएं थीं और वे असाधारण रूप से शक्तिशाली थीं। ज्यादातर की ताकत टियर 7 और उससे ऊपर थी। इसके अलावा, हालांकि वह कमजोर हो गया था, फिर भी वह 5वें आयाम में आधा कदम आगे था। अगर वह अपनी सारी शक्ति अभिशाप को दबाने में लगा देता, तो भी कोई बात नहीं, उस स्थिति में वह हिल भी नहीं पाता। लेकिन अगर मैंने उसे हमला करने के लिए मजबूर किया, तो मुझे यकीन था कि वह मुझे मार भी सकता है। इसलिए अपनी मजबूत स्थिति का फायदा उठाकर मैंने वह कैप्सूल चुरा लिया जिसमें वह मुझे कैद करना चाहता था और भाग गया। उसके बाद क्या हुआ, ये याद रखना मेरे लिए कठिन है। सब कुछ बहुत धुंधला है। आयना ने भौहें चढ़ाईं, उसकी नाजुक भौहें सिकुड़ गईं। हालांकि उसके चेहरे पर चाकू के जख्म लग रहे थे, लियोनेल को उसका ये रूप बहुत प्यारा लगा। या यूं कहें कि अगर वह इतना नाराज न होता तो उसे बहुत प्यारा लगता। रुको, तुम्हारी मजबूत अवस्था, क्या ये तुम्हारी क्षमता का हिस्सा है? लियोनेल ने उत्सुकता से पूछा। ऐना हिचकिचाए। हालांकि उसने कहा कि उसे नहीं पता कि वह इतनी मजबूत अवस्था में कैसे पहुंची। उसने पूरी सच्चाई नहीं बताई थी। उसे एक अस्पष्ट सा अंदाजा था। बस उसके चेहरे पर पहले से ही जख्म के निशान थे। अगर लियोनेल को पता होता कि वो खून पीती है, तो क्या वो उसे अब और नहीं चाहेगा? वो इतनी घिनौनी औरत के साथ कैसे रहना चाहेगा? वह उस वेरिएंट इनवैलिड से कैसे अलग थी जिसने उन सभी लोगों को खा लिया था? दरअसल अगर वह न होता तो वह इतनी मजबूत अवस्था में नहीं पहुंच पाती, क्योंकि उसे जो खून मिला था वह ठीक उन्हीं अपवित्र लाशों से निकला था। आयना ने अपना मुंह खोला, लेकिन फिर से हिचकिचाए। नहीं, मैं फिर से जवाब नहीं दे सकता। ऐना ने दांत पीस लिए। लियोनेल ने उत्सुकता से पलकें झपकाईं और धैर्य के साथ प्रतीक्षा करने लगा। कठपुतली मास्टर ने मानव शवों से जो खून मेज पर फैलाया था, मैंने उसे पी लिया। आयना के शब्दों ने मानो उसकी सारी ताकत छीन ली। उसे लगा जैसे वह उसी पल गिर पड़ेगी। उसकी आवाज बहुत धीमी थी, लगभग उससे भी कम जो एक इंसान अपने कानों से सुन सकता था। क्या? लियोनेल ने जवाब दिया। ये सुनकर आयना का चेहरा पीला पड़ गया, उसकी नजरें लियोनेल से हट गईं और उसने नीचे देखा। उसकी सांसें रुक गईं, वह लगभग एक और पैनिक अटैक के कगार पर थी। अब वह क्या करे? लेकिन लियोनेल के अगले शब्दों ने उसे स्तब्ध कर दिया। कि बहुत अच्छा है। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। आयना ने कुछ कमजोरी से ऊपर देखा, उसके पास शब्द नहीं थे। जरा सोचो, अगर मैं लड़कों से कहूं कि मेरी गर्लफ्रेंड एक पिशाच है, तो वे ईर्ष्या से मर जाएंगे, क्या तुम्हें नहीं लगता? लियोनेल बेतहाशा मुस्कुराया, उसके चेहरे पर एक भोला भाला, बचकाना आकर्षण था। यकीन करना मुश्किल था कि यह वही आदमी था जिसने युद्ध के मैदान में इतना खौफ पैदा किया था।
उस पल वह उस लड़के जैसा लग रहा था जिसने कहा था कि शील्ड क्रॉस टॉस की वर्दी कमाल की होती है, बजाय उस आदमी के जो एक ही विचार से जिंदगियां काटता है। जहां तक आईना को घिनौना समझने की बात है, लियोनेल के मन में ऐसा कभी नहीं आया था। उसने उस छोटे से मिंक के अंधेरेपन के प्रति इतनी आसानी से लगाव स्वीकार कर लिया था, तो फिर उसे खून पीने की क्या परवाह। हालांकि आज की तकनीक उससे कहीं आगे थी। उसने तो ये भी पढ़ा था कि कैसे उनके पूर्वज बीमारों और घायलों को बचाने के लिए खून चढ़ाते थे। ये खून पीने से कितना अलग था। कम से कम लियोनेल को तो कोई खास फर्क नजर नहीं आया। उसके मन में तो बस एक मस्त वैम्पायर गर्लफ्रेंड होने का ख्याल था। इससे उसे लड़कों के सामने दिखाने के लिए जरूर पॉइंट्स मिलेंगे। वह खुद को किसी छोटे बच्चे की तरह मुस्कुराने से नहीं रोक पाया। और क्योंकि वह मुस्कुराने में इतना व्यस्त था, वह कुछ भी प्रतिक्रिया नहीं दे पाया। इससे पहले कि आईना ऊपर की ओर झुकी, उसके होंठ उसके होंठों से कसकर चिपक गए। आईना ने लियोनेल के चेहरे को अपनी हथेलियों से ऐसे थाम रखा था मानो उसे डर हो कि वह भाग जाएगा। उस पल वह बस उसे चूमना चाहती थी, इतनी गहराई से कि वह याद उसके ज़हन में बस जाए। लियोनेल एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, लेकिन उसके सीने में एक गर्मी ने उसके मन से ये सारे विचार निकाल दिए। उसने अपनी बाहें आईना की कमर पर लपेट ली और उसके हाथ उसके सिर के पीछे की ओर बढ़ गए। दोनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया, उनके होंठ एक दूसरे से चिपक गए। जब आईना ने महसूस किया कि लियोनेल की जीभ उसके मुंह में घुस गई है, तो वह सिहर उठी, लेकिन उसने विरोध नहीं किया। ऐसा लगा जैसे कोई गर्म तरल उसके शरीर को भर रहा है। उसका मन एक ऐसी उल्लास की स्थिति में प्रवेश कर रहा है जिसका स्वाद उसने पहले कभी नहीं लिया था। आईना ने लियोनेल के बालों के घने धागों में अपनी उंगलियां गड़ा दी। उसने पहले कभी ऐसा मादक एहसास महसूस नहीं किया था। जब लियोनेल ने बेशर्मी से उसका पहला चुंबन चुराया था, तो उसका दिल धड़क उठा था और मन धुंधला गया था। लेकिन वह पल मासूमियत और पवित्रता से भरा था। यह एक ऐसी याद थी जो मिठास से भर देती है। लेकिन इस वक्त आईना को मिठास का एहसास नहीं हो रहा था। उसे गर्मी का एहसास हो रहा था, मानो उसका पूरा शरीर अंदर से बाहर तक जल रहा हो। हालांकि लियोनेल से अलग होने की बजाय वह बस उसके और करीब आना चाहती थी। लियोनेल भी वैसी ही गर्मी महसूस कर सकता था, और शायद किसी तरह उसके लिए यह और भी ज्यादा प्रभावशाली थी। आईना भले ही नाटी सी थी, लेकिन उसकी छाती का आकार इतना बड़ा था कि उसके पास कहने के लिए शब्द नहीं थे। उसके चेहरे पर भले ही जख्म के निशान थे, लेकिन उसके शरीर पर उसे एक भी और कमी नजर नहीं आई। उसके स्पर्श से लेकर उसकी सांसों तक, उसकी त्वचा की रेशमी कोमलता तक, हर चीज ने उसे अचंभित कर दिया। लियोनेल के हाथ उसकी कमर से नीचे खिसक गए और उसने आईना की जांघों के नीचे के हिस्से को पकड़ लिया और उसे ऊपर उठा लिया। अचानक हुए इस बदलाव से आईना की सांसें थम सी गईं, और अनजाने में ही उसकी बाहें और टांगें लियोनेल को और कसकर जकड़ने लगीं। उसने जो ताकत लगाई, अगर लियोनेल का शरीर धातु जैसा न होता तो शायद उसकी हड्डियां चूर चूर हो जाती। आसमान में ऊपर उठते हुए आईना एक तरफ असहाय और दूसरी तरफ प्रसन्न महसूस कर रही थी। उसे लियोनेल का उसे अपने पैरों से उड़ा ले जाने का एहसास, उसकी मजबूत बाहों में उसका वजन थामे हुए एहसास बहुत अच्छा लग रहा था। लियोनेल ने आईना को धीरे से पूल के किनारे लिटा दिया। इस स्थिति में वह बस यही सोच रहा था कि अपनी पूरी ताकत से उसमें धक्के लगा दे। उसकी यह प्रवृत्ति इतनी प्रबल थी कि उसका शरीर कांप उठा, उसका लिंग ऐसे धड़क रहा था मानो कोई जानवर अपनी जंजीर से जूझ रहा हो। आईना को महसूस हो रहा था कि लियोनेल उसे नीचे दबा रहा है। उसका दिमाग कुछ धुंधला सा था, और उसे भी लियोनेल की तरह ही नशा सा महसूस हो रहा था। उसे एक गीलापन फैलता हुआ महसूस हो रहा था, जिसका उस पानी के कुंड से कोई लेना देना नहीं था जिसमें वे अभी अभी थे। उसका मन कर रहा था कि लियोनेल को अपनी मर्जी से काम करने दिया जाए। नहीं, वह चाहती थी कि वह अपनी मर्जी से काम करे। यह पहले से बिल्कुल अलग एहसास था। जहां पहले उसे लगता था कि उसे करना ही है, अब वह चाहती थी। स्माइलिंग फेस कैजुअल डेट बस एक क्लिक दूर है। आज ही साइन अप करें और अपने क्षेत्र की महिलाओं से मिलना शुरू करें। लेकिन कहीं गहरे अंदर उसे अभी भी पूरी तरह से तैयार महसूस नहीं हो रहा था। ऐसा इसलिए नहीं था कि उसे लियोनेल पर भरोसा नहीं था, न ही इसलिए कि उसके मन में उसके लिए कोई भावनाएं नहीं थीं। उसे बस लग रहा था कि चीजें बहुत तेजी से आगे बढ़ रही हैं, जिससे वह असमंजस में पड़ गई थी। वह लियोनेल के चुंबन से अलग हो गई और अपना माथा उसके माथे से सटा दिया। उसके हाथ उसके गालों को पकड़े हुए थे, जबकि लियोनेल उसके कूल्हों को पकड़े हुए था। जब उसने महसूस किया कि उसका गर्म लिंग उसके नीचे उसके ऊपर दबाव डाल रहा है, तो उसकी जांघें लियोनेल के बगलों से कांप उठीं।
आयना ने लियोनेल के चेहरे से अपना हाथ नीचे किया और धीरे धीरे उसे सहलाना शुरू कर दिया। उसकी हरकतें कोमल और देखभाल वाली थीं। लियोनेल की सांसें रुक गईं, उसकी नजरें आयना पर टिक गईं और लालिमा लिए हुए वह उसकी अंबर रंग की पुतलियों में स्नेह देख सकता था। हालांकि उसकी हरकतें थोड़ी अजीब और बेढंगी थीं, लेकिन सिर्फ ये बात कि वह कोशिश करने को तैयार थी, उसके दिल को गर्माहट दे रही थी। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 मेरी तरफ देखो, आयना ने धीरे से कहा। उसके शब्द लियोनेल के कानों में गुदगुदी पैदा कर रहे थे। एक 5 सितारा स्वास्थ्य पेशेवर होने के नाते आयना मानव शरीर और उसके मनोविज्ञान से ज्यादातर लोगों से ज्यादा परिचित थी। जिस तरह वह जानती थी कि अगर लियोनेल के निचले हिस्से की सफाई न की जाए तो ये खतरनाक हो सकता है, उसी तरह वह ये भी जानती थी कि पुरुष दृश्य प्राणी होते हैं। भले ही वह इस समय लियोनेल को सब कुछ न दे पा रही हो, फिर भी वह चाहती थी कि उसे पता चले कि वह उसकी है। लियोनेल की सांसें तेज हो गईं, उसकी आंखें आयना की नज़र से हटकर नीचे की ओर जाने से पहले कुछ हिचकिचाईं। उसके हाथ के धीरे धीरे ऊपर नीचे होने का एहसास और भी गहरा होता गया, उसका शरीर धधकते अंगारों की तरह तपने लगा। इस पूरे समय वह अनजाने में आयना के शरीर को देखने से बच रहा था। एक तो वह सम्मान के कारण ऐसा कर रहा था और दूसरा इसलिए कि वह नहीं चाहता था कि आयना को लगे कि उसे उसके चेहरे से नफरत है। लेकिन उसे इतनी बेबाकी से ऐसा करने के लिए कहते सुनकर उसका मुंह सूख गया। उस पल लियोनेल पूल के किनारे खड़ा था, आयना किनारे पर बैठी थी, उसकी टांगें लियोनेल के कूल्हों से लिपटी हुई थीं। उनके माथे हल्के से एक दूसरे से सटे हुए थे, जिससे लियोनेल को एक ऐसा नजारा मिल रहा था कि उसकी नाक से खून निकलने ही वाला था। आयना थोड़ा पीछे झुकी, उसके हाथों की हरकतें धीमी नहीं हुई। उसने उसे अपने शरीर को निहारने के लिए आमंत्रित किया, उसकी त्वचा पर एक हल्की लालिमा नाच रही थी। लियोनेल ने सबसे पहले आयना का कसा हुआ पेट देखा, जो नमी से चमक रहा था। आधी बैठी हुई अवस्था में स्नानागार की रोशनी और उसके सिर की छाया में उसका पेट लचीला हो रहा था। आयना की हर सांस के साथ उसके पेट के निचले हिस्से सिकुड़ रहे थे, जिससे एक शक्तिशाली शरीर की धुंधली रूपरेखा उभर रही थी। लियोनेल को लगा जैसे वह उसे अनंत काल तक ऐसे ही सांस लेते हुए देख सकता है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 मेरे बाल हटाओ, आयना फुसफुसाए। लियोनेल ने घुटन भरी सांस ली। आयना के बाल उसके कंधों पर लटके हुए थे, जिससे उसकी छाती का ज्यादातर हिस्सा दिखाई नहीं दे रहा था। लियोनेल को बस 2 गोल उभार ही दिखाई दे रहे थे। धीमी गति से लियोनेल ने अपना हाथ ऊपर उठाया और उसे आयना के कंधे से उसके बालों के नीचे सरकाकर हटा दिया। आयना का लाल होना और भी ज्यादा बढ़ गया, उसकी त्वचा की लालिमा उसे और भी आकर्षक बना रही थी। लियोनेल उसकी त्वचा के आर पार उसके दिल की तेज धड़कन देख सकता था। हर धड़कन उसकी छाती को थोड़ा सा हिला रही थी, जिससे उसके पास शब्द नहीं थे। उसने जिंदगी में इतनी खूबसूरत चीज पहले कभी नहीं देखी थी। वह उसे अपनी छाती से सटाए हुए महसूस कर रहा था, लेकिन पहली बार उसे एहसास हुआ कि यह नज़ारा कितना खूबसूरत हो सकता है। अपने हाथों के इतने बड़े होने के बावजूद उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वह उन्हें पूरी तरह से ढक पाएगा। वो स्वस्थ बूंदें, वो मनमोहक गुलाबी बिंदु, जवानी की चंचलता। उसे सांस लेना भी नहीं आता था। वह संपूर्ण था। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 मुझे छुओ। ऐसा लग रहा था जैसे लियोनेल की आंखों में देखने में उसे शर्म आ रही हो। एना ने एक और चुंबन ले लिया, उसके हाथों की गति थोड़ी सी बढ़ गई। उसकी हरकत के कारण लियोनेल का हाथ, जो उसके बालों को हिलाने के बाद उसके ऊपर आ गया था, सीधे उसकी छाती पर आ गया। उसकी कोमल रेशमी त्वचा ने लियोनेल को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया। वह अब खुद को रोक नहीं सका। आयना को लगा कि उसके हाथ में उस उग्र जानवर की धड़कनें उस हद तक बढ़ गई हैं जहां से वापस लौटना नामुमकिन है। लेकिन इस बार उसने जो कुछ सामने आया उसे टालने की कोशिश नहीं की। उसने अपना पूरा ध्यान उनके चुंबन पर केंद्रित कर लिया। उसके हृदय में गहरी खुशी खिल रही थी। लियोनेल की तेज सांसें धीरे धीरे शांत हो गईं, उसकी भावनाएं मानो आसमान में बादलों की तरह छा गईं। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि दुनिया में इससे बड़ी खुशी और भी हो सकती है। बात सिर्फ उस एहसास की नहीं थी, बल्कि इस बात की थी कि जिस औरत को वह इतना पसंद करता था, वह उस दौरान उसके साथ थी। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं थी। लियोनेल की आवाज में एक तीखी कर्कशता थी। शायद उसे पूरी तरह ठीक होने में अभी कुछ और वक्त लगेगा। नहीं, मुझे ऐसा करने की जरूरत नहीं थी, आयना ने मीठी मुस्कान के साथ कहा। मैं ऐसा करना चाहती थी। लियोनेल मन ही मन मुस्कुराया। लगता है हमें एक बार फिर नहलाने की जरूरत है। लियोनेल ने आयना को फिर से ऊपर उठाने से पहले मजाकिया लहजे में कहा।
वह हल्के से हंसने लगी और लियोनेल को अपनी मर्जी से काम करने दिया। अल्पविराम। जब वे दंपति अपनी छोटी सी दुनिया में थे तो उन्हें बाहर की गतिविधियों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। हालांकि खंडित घन युद्ध के मैदान के बीचों बीच छोड़ दिया गया था, फिर भी किसी ने उसे छेड़ने की हिम्मत नहीं की। क्या यह मजाक था? लियोनेल इतना क्रोधित था, जबकि किसी ने भी आईना पर उंगली नहीं उठाई थी। अब अगर वे उसके मामलों में दखल देने की कोशिश करें तो उसकी क्या प्रतिक्रिया होगी? हालांकि अब तक युद्ध क्षेत्र साफ हो चुका था और मृतकों को जलाने के लिए ढेर में डाल दिया गया था। या यूं कहें कि आर्थर ने ऐसा करने की कोशिश की थी, लेकिन उसे एहसास हुआ कि चौथे आयाम के प्राणियों की लाशों को सामान्य लपटों से जलाना संभव नहीं था। कोई विकल्प न होने के कारण उसे कैमलॉट के 3 सितारा जादूगरों में से किसी एक को ये काम सौंपना पड़ा। अब उनके लिए बस यही था कि किसी तरह का रोग फैल जाए। आर्थर को नहीं पता था कि चौथे आयाम में अभी भी महामारियां हैं या नहीं, लेकिन उसे इतना जरूर पता था कि अगर हैं भी, तो वे तीसरे आयाम की किसी भी बीमारी से कहीं ज्यादा खतरनाक होंगी। ऐसा जोखिम उठाने की कोई जरूरत नहीं थी। इन्हीं क्षणों के दौरान अंततः अन्य लोगों को पता चला कि दानव साम्राज्य में क्या हुआ था। उसने क्या किया? राजा आर्थर स्तब्ध खड़े क्रैकोस की ओर ऐसे देख रहे थे मानो किसी मानसिक रोगी की जांच कर रहे हों। शुरू से ही उन्हें राक्षसों से कोई खास लगाव नहीं था, इसलिए वे किसी भी स्थिति में उनकी बातों पर विश्वास करने से हिचकिचा रहे थे। इस स्थिति में तो बिल्कुल नहीं। क्रैकोस ने आर्थर की ओर देखा, उसकी नजरें उदासीन थीं और व्यवहार में वही विद्वान भाव था। वह इंसानों की अलंकारिक प्रश्न संस्कृति को नहीं समझ पाया। दरअसल वह उनके व्यंग्य को भी नहीं समझ पाया। वह अच्छी तरह जानता था कि आर्थर ने उसकी बात पहले ही सुन ली है, इसलिए उसे अपनी बात दोहराने की कोई आवश्यकता नहीं थी। रुको, मोड्रेड ने हाथ बढ़ाकर स्थिति को बिगड़ने से रोका। क्या तुमने सच कहा, क्रैकोस? क्रैकोस ने गंभीरता से सिर हिलाया। हाँ महाराज, उसने पूरी सेना को खत्म करने में हमारी मदद की। जिन लोगों को हमने पकड़ने की कोशिश की उन्होंने खुद को मार डाला, इसलिए अब कोई नहीं बचा। व्हाइट सिटी के सिर्फ आम नागरिक ही बचे होंगे। उसके जाने से पहले लियोनेल ने सुझाव दिया था कि हम इस पर कब्जा करने के लिए एक सेना तैयार करें। व्हाइट सिटी पर कब्जा? मॉडरेट सोचने लगी। किसी दूसरी दुनिया के नागरिकों से भरे शहर को बिना जीते छोड़ना वाकई अच्छा विचार नहीं था। इसके अलावा इस बात की भी संभावना हमेशा बनी रहती थी कि कोई और आकर उस पर कब्जा कर ले। अगर ऐसा हुआ तो कैमलॉट फिर से उसी स्थिति में फंस जाएगा। मोड्रेड ने अपने पिता की ओर देखा और दोनों ने सिर हिलाया। दोनों को एहसास था कि लियोनेल का सुझाव सबसे समझदारी भरा था। अपने इलाके में एक शहर को इस तरह बेपर्दा छोड़ना वाकई अनुचित था। ठीक है, हम करेंगे। आर्थर के शब्द रुक गए, उसकी निगाहें सिकुड़ गईं। उस समय वे तीनों आर्थर, मोड्रेड और क्रैकोस उसी युद्ध क्षेत्र में एक सैन्य तंबू में थे जहां सिटी लॉर्ड व्हाइट ने कब्जा कर लिया था। नूह और उसकी सेना को गए लगभग 2 दिन हो चुके थे। बेशक आर्थर ने उन्हें जाने के लिए दोषी नहीं ठहराया। लियोनेल ने उन्हें जो बुरी तरह पीटा था, उसके बाद तो वह भी वहां रुकने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। लेकिन सोचिए, वे वापस आएंगे। देखने से ऐसा लग रहा था कि नूह लगभग ठीक हो चुका है, जबकि नील कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। सच तो यह है कि उस समय लियोनेल नील के साथ काफी नरमी बरत रहा था। वह उसके दिल में एक छेद कर सकता था, लेकिन उसने जूनियर गवर्नर ड्यूक को जीवन का एक मौका दिया। उसने उसे भुनाया या नहीं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। नूह सेना का नेतृत्व कर रहा था, उसका चेहरा पीला पड़ गया था। ये स्पष्ट था कि वह अभी भी बुरी तरह घायल था। फिर भी अगर उसकी त्वचा के रंग की स्वाभाविक प्रतिक्रिया न होती, तो उसके चेहरे के भावों से यह बताना असंभव होता। नूह ने युद्ध के मैदान पर एक नजर डाली। ये देखकर कि खंडित घन अभी भी उसी जगह पर था जहां वह पहले था, उसकी निगाहें एक अदृश्य सी चमक से चमक उठी, लेकिन उसने तब तक कुछ नहीं कहा जब तक कि वह एक और काले भेड़िए की पीठ पर सवार होकर आर्थर के तंबू की ओर नहीं पहुंच गया। एक छलांग के साथ नूह भेड़िए की पीठ से नीचे उतरा, जबकि आर्थर, मोड्रेड और क्रैकोस तंबू से बाहर निकल गए। बिना लाग लपेट के नूह बोला, व्हाइट सिटी पर कब्जा कर लिया गया है और मैंने अपनी आधी सेना को व्यवस्था बनाए रखने के लिए तैनात कर दिया है। मुझे पृथ्वी पर लौटकर अपने शाही दादा को इसकी सूचना देनी होगी। ऐसा करने से पहले हमें अभी बातचीत शुरू करनी है। मोड्रेड और आर्थर के चेहरे पर गंभीरता आ गई। भले ही व्हाइट सिटी की ज्यादातर मुख्य सेनाएं पहले ही मर चुकी हों, फिर भी किसी शहर पर कब्जा करना कोई मजाक की बात नहीं थी, खासकर इतनी बुरी तरह घायल अवस्था में। फिर भी नूह ने ये कर दिखाया था। टेरन के लिए अपने शहरों की सुरक्षा के लिए आकस्मिक योजना न बनाना असंभव था। तो
उसने ये सब कैसे किया? लेकिन इससे भी आगे इस सारी अफरा तफरी में वे लगभग भूल ही गए थे कि अभी बातचीत पूरी होनी बाकी है। पूरी होना तो दूर, अभी तो शुरू भी नहीं हुई थी। इससे पहले वे लियोनेल पर निर्भर थे, लेकिन अब जब वे जानते थे कि लियोनेल वास्तव में इस शाही परिवार का राजकुमार था, तो क्या वे अब भी उस पर उतना ही भरोसा कर सकते थे? उस क्षण खंडित घन जो पिछले कई दिनों से स्थिर था, अचानक हिल गया। उसमें से दो आकृतियां हाथ में हाथ डाले चलती हुई दिखाई दी। एक मुस्कुराता हुआ युवक था और दूसरी नकाब पहने एक युवती। हालांकि वे बस आराम से टहल रहे थे और एक दूसरे से बातें कर रहे थे, फिर भी दुनिया की ऊर्जाएं उनके इर्द गिर्द घूमती हुई प्रतीत हो रही थीं। लियोनेल ने सेगमेंटेड क्यूब जेब में रख लिया और आखिरकार उसे एहसास हुआ कि माहौल थोड़ा बिगड़ गया है। उसने आगे देखा और नोआ को देखा। थोड़ी देर रुकने के बाद वह वापस आईना की ओर मुड़ा। क्या आप आश्वस्त हैं कि यह आरामदायक है? आईना खिलखिलाकर हंस पड़ी। ये चौथी या पांचवी बार था जब लियोनेल ने यह सवाल पूछा था। हाँ, सचमुच ये है। उसने हल्के से अपने चेहरे पर मास्क को छुआ। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान खिल उठी। वह आमतौर पर मास्क नहीं पहनती, लेकिन इसका उद्देश्य उसकी उपस्थिति को छिपाना नहीं था। आईना के श्राप और उसकी समय सीमा के बारे में जानने के बाद लियोनेल को पता चला कि श्राप की प्रगति को धीमा करने का एक तरीका है। ये स्पष्ट था कि शुद्धिकरण जल ने इसे काफी हद तक दबा दिया था, इसलिए लियोनेल ने आईना के लिए एक ऐसा मुखौटा बनाने का फैसला किया जो उसकी मदद कर सके। हालांकि उसे उम्मीद नहीं थी कि आईना को वह मुखौटा इतना पसंद आएगा। हालांकि उसने कभी कुछ नहीं कहा, लेकिन श्राप ने उसे हमेशा बेचैनी में डाल दिया। यहां तक कि कम से कम सूजन वाले रूप में भी, जहां उसके निशान चाकू के जख्मों से अलग नहीं दिखते थे, एक असहज जकड़न और खुजली से उसे हमेशा जूझना पड़ता था। लेकिन पहली बार उसे पूरी तरह से सुकून का एहसास हुआ। अगर उसे ज्यादा जानकारी न होती तो वह सोचती कि लियोनेल ने उसे पूरी तरह ठीक कर दिया है। लियोनेल ने अपने पूरे दिल और आत्मा से इस मुखौटे में जान डाल दी थी। दरअसल यही वजह थी कि उन्होंने आईना का जन्मदिन मनाने के अलावा सेगमेंटेड क्यूब से बाहर निकलने में 2 दिन और लगा दिए थे। इस मास्क में प्यूरिफाइंग फॉग क्लैम के मोती को आधार के रूप में इस्तेमाल किया गया था। इससे मास्क को एक बेहतरीन सफेद चमक मिली जो देखने में कुछ संगमरमर जैसी थी, लेकिन उसमें मोतियों जैसी सफेदी और दूधिया बनावट थी। मुखौटे की आंतरिक कार्यप्रणाली आइस वेन प्रकार के अयस्क, मिस्टी ड्रीम अयस्क से बनाई गई थी। प्यूरिफाइंग फॉग क्लैम अपनी विशाल मात्रा में पानी को एक हल्की धुंध में बदलने की क्षमता के लिए जाना जाता था, जो लगभग कोहरे जैसी प्रतीत होती थी। मिस्ट ड्रीम आइस वेन अयस्क की बात करें तो ये सबसे गर्म मौसम में भी अपनी बर्फ जैसी अवस्था बनाए रखने की क्षमता के लिए जाना जाता था, मानो यह वातावरण की परवाह किए बिना अपने ही सपनों की दुनिया में हो। लियोनेल ने पूरे मुखौटे पर धुंधले स्वप्न अयस्क से शिराओं के आकार बनाए और उसके अंदरूनी हिस्से को शुद्ध जल से भर दिया। इन दोनों के मिश्रण से आईना के चेहरे पर शुद्ध जल की एक महीन धुंध हमेशा बनी रहती थी। उसकी सारी बेचैनी पूरी तरह गायब हो गई। अंत में मुखौटे ने एक खूबसूरत कलाकृति का रूप ले लिया। दूधिया सफेदी और धुंधले स्वप्न अयस्क की तीखी नीली रेखाओं के बीच का अंतर उसे बेहद चमकदार बना रहा था। दरअसल आईना को भी उम्मीद नहीं थी कि उसे यह इतना पसंद आएगा। हालांकि जिस बात से वह अधिक हैरान थी वह ये थी कि लियोनेल ने वास्तव में इसे टियार्ट ब्लैक खजाने के बराबर रक्षात्मक शक्ति देने में कामयाबी हासिल की, जबकि इसे ऐसी किसी बात को ध्यान में रखकर नहीं बनाया गया था। दूसरों को शायद पता न हो कि फोर्स क्राफ्टर्स कितने कीमती होते हैं, लेकिन आईना को कैसे पता न चले। ये जानकर कि लियोनेल पहले मजाक नहीं कर रहा था, आईना स्तब्ध रह गई। बेशक उसने सोचा भी नहीं था कि लियोनेल झूठ बोल रहा है। वह उस तरह का इंसान नहीं था, बल्कि वह लियोनेल के हुनर के स्तर से ज्यादा हैरान थी। उसकी समझ के अनुसार वह लगभग 5वें आयाम के बल शिल्पी के स्तर का था। उसकी उम्र में कम से कम उनके जैसी कमजोर दुनियाओं में तो ऐसा तो बिल्कुल अनसुना था। मोड्रेड ने जब देखा कि दोनों अभी भी किसी तरह अपनी ही दुनिया में मस्त हैं, तो वह कड़वी मुस्कान के साथ मुस्कुराए। क्या उन्हें स्थिति की गंभीरता का अंदाजा नहीं था? मोड्रेड ने अपना गला साफ किया। ठीक है। लियोनेल ने मोड्रेड की ओर देखा और मुस्कुराया। माफ करना, मैंने सुना है कि अभी बातचीत चल रही है। मैंने पहले ही एम से वादा कर दिया है कि मैं इन मामलों की बागडोर संभालूंगा, इसलिए अगर तुम बातचीत करना चाहती हो तो मेरे साथ करोगी। ये शब्द सुनकर मोड्रेड मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। ऐसा लग रहा था कि उसने पहले ही बहुत कुछ सोच लिया था। ये सही था, यदि वह अपने इस चचेरे भाई को इतनी बेरहमी से पीटने को तैयार था
तो शुरू में चिंता की कोई बात नहीं होनी चाहिए थी। जेसिका, जो नोआह के पास आई थी, ये शब्द सुनकर भौहें चढ़ा गई। साम्राज्य के राजकुमार होने के नाते लियोनेल का बाहरी लोगों की ओर से बातचीत करना बेहद अनुचित था। वह कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोलना चाहती थी, लेकिन नोआह ने हाथ बढ़ाकर उसे रोक दिया। जैसी आपकी इच्छा, लियोनेल ने सिर हिलाया। जल्द ही समूह सैन्य तंबू में प्रवेश कर गया। लियोनेल मेज के एक तरफ बैठा था, उसके बाईं ओर आयना और दाईं ओर मोड्रेड। राजा आथा अपनी बेटी के दाईं ओर बैठे थे। मेज के दूसरी तरफ नूर लियोनेल के सामने बैठा था और जेसिका उसके बगल में थी। नूर के दूसरी तरफ एक और युवक था। उस युवक ने अपने लंबे बालों को एक खूबसूरत जूड़े में बांधा हुआ था, जो मानो किसी प्राचीन दुनिया से आया हो। उसके तीखे नैन नक्श और उससे भी ज्यादा तीखी नजरें जो उसके चश्मे के पीछे छिपी थीं। हालांकि लियोनेल के पिता द्वारा पहने गए चश्मे दिखावटी थे क्योंकि उन्हें उनका स्वरूप पसंद था, लेकिन लियोनेल को पता था कि इस युवक का चश्मा वास्तव में एक खजाना था जिसने उसकी नेत्र क्षमता को बढ़ाने में मदद की। युवक ने पहले मोड्रेड को देखा और फिर अंत में आयना की ओर मुड़ा, पहले लियोनेल की ओर। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, लियोनेल ने हल्की सी खर्राटे लिए। शांत कमरे में एक दरार की आवाज गूंज उठी। युवक का चश्मा टूट गया, उसके लेंस छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गए। अगर ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि युवक को जैसे ही कुछ गड़बड़ का एहसास हुआ, उसने तुरंत अपनी आंखें बंद नहीं कर ली, तो हो सकता है कि वह उसी क्षण अंधा हो गया हो। लियोनेल की नज़र उस युवक से हटी ही नहीं, क्योंकि उसने धीरे धीरे अपना चश्मा उतार दिया। उसका चेहरा तो उदासीन था, लेकिन उससे निकलने वाली आभा एक ठोस स्तर तक पहुंच रही थी। कृपया ध्यान रखें कि आप कहां देख रहे हैं, अन्यथा मुझे आपको जाने के लिए कहना पड़ेगा।